वित्तीय दुनिया में कुछ चीजें हमेशा एक रहस्य बनी रहती हैं। मतलब एक ऐसा विषय जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन शायद जिसे सबसे ज्यादा गलत भी समझा जाता है। आप हेज फंड्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इसी रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरने का समय आ गया है। इस गहन चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो वाकई बहुत हैरान करने वाले हैं। हाँ, मैंने भी उन स्रोतों को देखा है। बहुत ही विविध जानकारी है। सही कहा। मतलब एक तरफ 785 साल पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, तो दूसरी तरफ पेंसिल्वेनिया और शिकागो यूनिवर्सिटी का एक बेहद जटिल अकादमिक शोधपत्र है। और इसके साथ ही शीर्ष निवेशकों की रणनीतियों को उजागर करने वाली किताब टॉप हेज फंड इन्वेस्टर्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश भी हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि फरवरी 2026 में भारतीय शेयर बाजार में आए बिल्कुल ताज़ा सिफ्स नियमों यानी SIF से जुड़े वीडियो भी इस विश्लेषण का हिस्सा हैं। तो अगर इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखा जाए तो जो तस्वीर उभरती है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एकदम सही। मतलब सोचिए, कहाँ 785 साल पहले क्रूर वाइकिंग्स से बचने के लिए बनाई गई एक साधारण दीवार, और कहाँ आज के समय में अरबों डॉलर की एक सोफिस्टिकेटेड वित्तीय इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करती है। ये सफर सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। तो फिर ये क्या है? देखिए, ये मानव मनोविज्ञान, जोखिम को संभालने के विज्ञान और बाजार की कमियों का फायदा उठाने की एक अद्भुत कहानी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उस शब्द से जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को अपना नाम दिया। मेरा मतलब है हेज। हाँ, ये बहुत ही रोचक है। स्रोत बताते हैं कि पुरानी अंग्रेजी में करीब 785 साल पहले ये शब्द वजूद में आया था। उस दौर में नॉर्दर्न इंग्लैंड में वाइकिंग योद्धाओं का बहुत खौफ हुआ करता था। मैंने पढ़ा है कि वे अपने हमलों में बेहद क्रूर होते थे। बिल्कुल। और ऐसे में शहर के निवासी रात के अंधेरे में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करते थे। हाँ, वे अपनी सबसे कीमती संपत्ति को छुपाने के लिए जो ऊंची दीवारें या कंटीली बाड़ बनाते थे, उन्हें ही हेज कहा जाता था। सही कहा। इसका मुख्य काम था बाहरी दुनिया के खतरों से एक गोपनीयता बनाए रखना और सबसे बड़े वक्त के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करना। ये ऐतिहासिक संदर्भ बहुत कुछ साफ कर देता है। वित्तीय दुनिया की कई बड़ी चीजों के नाम ऐसे ही ऐतिहासिक बचाव के तरीकों से निकले हैं। वाकई, अमेरिका की मशहूर वॉल स्ट्रीट का उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था। इसके पीछे का इतिहास ये है कि वहां सचमुच की एक दीवार यानी वॉल खड़ी की गई थी। बिल्कुल, जिसका मकसद एंग्लो इंडियन और एशियाई व्यापारियों से अपने व्यापारिक रहस्य और रणनीतियों को छिपाना था। तो हेज का वित्तीय अर्थ भी बिल्कुल यही हुआ, एक ऐसी सुरक्षा दीवार तैयार करना जो निवेश को किसी भी अनपेक्षित बड़े नुकसान से बचा सके। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये वित्तीय सुरक्षा दीवार पहली बार 1672 के आसपास लंदन के कॉफी हाउसों में आकार लेने लगी थी। लंदन के कॉफी हाउस उस जमाने में तो वे सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं हुआ करते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे व्यापार, सौदों और सूचनाओं के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। तो वहां ऐसा क्या हुआ जिसने हेजिंग को जन्म दिया? वहां कॉफी बीन्स का व्यापार करने वाले मर्चेंट्स ने बाजार के व्यवहार का एक बहुत ही गजब का पैटर्न डिकोड किया। कैसा पैटर्न? उन्होंने ध्यान दिया कि जब शेयर बाजार जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर ऊपर की तरफ भागते हैं तो आमतौर पर कॉफी के दाम नीचे जाने लगते हैं। मतलब दोनों बाजार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते थे। बिल्कुल। और यहीं से क्रॉस एसेट हेजिंग नाम के उस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जो आज की वित्तीय दुनिया की रीढ़ है। ये तो बहुत ही स्मार्ट कदम था। मतलब जब उन्हें लगा कि कॉफी बीन्स के दाम गिर रहे हैं तो उन्होंने शेयर बाजार में विपरीत दिशा में दाव लगाना शुरू कर दिया। सही कहा, ताकि अगर कॉफी के व्यापार में नुकसान हो तो शेयर बाजार से मिलने वाला मुनाफा उस नुकसान की भरपाई कर दे। वित्तीय भाषा में जिसे हम आज शॉर्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं। हाँ। उनका मकसद कोई सट्टा खेलना नहीं था, बल्कि अपने मूल व्यापार के जोखिम को संतुलित करना था। अनजाने में ही सही उन्होंने आधुनिक हेजिंग की नींव रख दी थी। हेजिंग का ये मूल विचार तो सुरक्षा पर आधारित था, लेकिन जब हम सट्टेबाजी की बात करते हैं तो 1754 का एक किस्सा स्रोतों में बहुत उभर कर आता है। आप उस कसीनो वाले किस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। दुनिया के पहले सरकारी मान्यता प्राप्त कसीनो रेडाउट इन साल की घटना, जहां जैकोमो कैसानोवा नाम के एक शख्स ने
एक अजीब रणनीति पेश की थी। जैसे आज की गणितीय दुनिया में मार्टिंगेल मेथड कहा जाता है। तो मैं ये सोच रहा था, ये मार्टिंगेल मेथड असल में काम कैसे करता है? देखिए, इसका गणित बहुत ही सीधा है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। इसका सिद्धांत ये है कि जब भी दांव हारें तो अगले दांव में अपनी रकम को सीधा दुगना कर दें। मतलब अगर शेयर बाजार के नजरिए से देखें, मान लीजिए मैंने 100 रुपए पर एक शेयर खरीदा और वो गिरकर 90 पर आ गया, तो आप नुकसान मानकर बाहर निकलने के बजाय 90 के भाव पर दुगनी मात्रा में शेयर खरीद लेते हैं। और अगर शेयर 70 पर आ जाए तो दाव और भी बड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल। इसके पीछे की सोच ये है कि जब भी वो शेयर थोड़ा सा भी बाउंस बैक करेगा तो वो एक ही झटके में सारा पुराना नुकसान कवर कर लेगा। और ट्रेड मुनाफे में बंद होगा। सुना है आज के समय के बड़े बड़े हाई स्पीड ट्रेडिंग डेस्क भी इसी मॉडल का इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। हाँ, जो कई बार तबाही का कारण बनता है। बाजार के पास गलत साबित होने और गिरते रहने की कोई सीमा नहीं होती। सही कहा। अगर बाजार लगातार गिरता ही चला गया और हर बार दांव दुगना करने के चक्कर में आपकी लिक्विडिटी ही खत्म हो गई, तो ये रणनीति पूरी तरह से ढह जाती है। यही वजह है कि इतिहास में कई बड़े फंड रातों रात दिवालिया हुए हैं। उनके पास भले ही अरबों डॉलर की पूंजी हो, लेकिन वो लिवरेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उधार के पैसे से दांव बड़ा कर लेते हैं। हाँ, और जब बाजार विपरीत दिशा में एक लंबा गोता लगाता है तो एक ही ब्लैक स्वॉन घटना पूरी पूंजी को साफ कर देती है। कसीनो के इस तरीके से आगे बढ़कर अगर अकादमिक विकास को देखें तो 1754 में ही निकोलस मैकेन्स का एक अहम दस्तावेज सामने आता है, एन एसे ऑन इंश्योरेंस। वित्तीय इतिहास में शायद ये पहली बार था जब ऑप्शन और प्रीमियम जैसे शब्दों का बाकायदा एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और फिर लगभग 150 साल बाद 1900 में लुईस बाचलेर का शोध सामने आया। वो शोध तो वित्तीय दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बाचलेर ने स्थापित किया कि दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर कभी भी एक तरफा दांव नहीं लगाते। मतलब लंबी अवधि में बाजार में टिके रहने के लिए मल्टी डायरेक्शनल या बहुदिशात्मक पोजीशन लेनी ही पड़ती है। बिल्कुल। और इसी शोध ने आगे चलकर उस मशहूर ब्लैक स्कोल्स मॉडल की नींव रखी, जिसने पूरी दुनिया के बाजारों के काम करने का तरीका ही बदल दिया। इस मॉडल ने बताया कि समय और जोखिम के आधार पर किसी ऑप्शन की सटीक कीमत क्या होनी चाहिए। एक तरह से सट्टेबाजी को एक सटीक विज्ञान में बदल दिया। और इसी सटीक विज्ञान का असली रंग तब देखने को मिलता है जब दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, जैसे साल 2020 का कोरोना संकट। वो दौर तो सबको याद है। बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। इतिहास में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें शून्य से नीचे यानी नेगेटिव में चली गई। आम पोर्टफोलियो लाल रंग में रंगे थे। लेकिन स्रोतों के डेटा पर नजर डालें तो उसी दौरान एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। हाँ, जब पूरी दुनिया डूब रही थी तब दुनिया के टॉप 15 हेज फंड प्रबंधकों ने मिलकर 23.2 बिलियन डॉलर की छप्परफाड़ कमाई की थी। सच कहूं तो यह आंकड़ा सुनकर ही दिमाग चकरा जाता है। वाकई चौंकाने वाला है। टाइगर ग्लोबल के संस्थापक चेस कोलमन का ही उदाहरण लें तो उन्होंने 2020 के उस संकट वाले साल में 21,000 करोड़ रुपए की सैलरी उठाई थी। 21,000 करोड़! ये दिखाता है कि जब बाजार में भारी अस्थिरता होती है तो हेज फंड्स का असली टूलकिट काम आता है। बिल्कुल। वे गिरते बाजार में शॉर्टिंग करके और डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके वो रिटर्न निकालते हैं जो आम रणनीतियों के लिए असंभव है। लेकिन दांव हमेशा सीधे नहीं पड़ते। स्रोतों में गेमस्टॉप के मशहूर शॉर्ट स्क्वीज का किस्सा भी तो है। हाँ, गेमस्टॉप की घटना तो जोखिम प्रबंधन की सबसे बड़ी केस स्टडी है। जब रेडिट फोरम के छोटे और खुदरा निवेशकों ने मिलकर वॉल स्ट्रीट के बड़े हेज फंड्स के पूरे गणित को पलट दिया था। बेहद सफल हेज फंड ने गेमस्टॉप कंपनी के शेयर गिरने पर बहुत बड़ा शॉर्ट दाव लगाया था। शॉर्ट करने का मतलब कि उन्होंने शेयर उधार लेकर बेचे थे, इस उम्मीद में कि कीमत गिरने पर वे उन्हें सस्ते में वापस खरीद लेंगे। लेकिन जब रेडिट के छोटे निवेशकों ने एक साथ उस शेयर को बेतहाशा खरीदना शुरू किया तो उसकी कीमत तेजी से आसमान छूने लगी। और यहीं पर शॉर्ट स्क्वीज शुरू हुआ। कीमत बढ़ने लगी तो मेलविन कैपिटल को अपने दांव की भरपाई के लिए वे शेयर किसी भी कीमत पर वापस खरीदने पड़े। और इस मजबूरी वाली खरीदारी ने शेयर की कीमत को और भी ज्यादा ऊपर धकेल दिया। हालात इतने खराब हुए कि मेलविन कैपिटल ने अपने ग्राहकों की लगभग 50% पूंजी डुबा दी। 50% नुकसान! लेकिन
यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो ये है कि ग्राहकों का आधा पैसा डूबने के बावजूद मेलविन कैपिटल के संस्थापक ने उस साल 5,600 करोड़ रुपए की सैलरी ली। ये सुनकर किसी का भी ये सोचना लाजमी है कि ये पूरी इंडस्ट्री सिर्फ एक बड़ा कसीनो है, जहां नुकसान ग्राहकों का होता है और मुनाफा प्रबंधकों की जेब में जाता है। मीडिया में अक्सर हेज फंड्स की छवि ऐसी ही बनाई जाती है, लेकिन हमारे स्रोत, विशेषकर टॉप हेज फंड इन्वेस्टर्स किताब, एक बिल्कुल अलग सच्चाई पेश करती है। हाँ, इस किताब के मुताबिक एक सफल हेज फंड का मुख्य काम सिर्फ अंधाधुंध दांव लगाना नहीं है। तो उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है समग्र पोर्टफोलियो जोखिम को कम करना और हर तरह के बाजार में एक स्थिर रिटर्न जनरेट करना। और ये जोखिम कम कैसे किया जाता है, इसका जवाब हमें पेंसिल्वेनिया और शिकागो यूनिवर्सिटी के उस अकादमिक अध्ययन से मिलता है, क्यासार और जिराकोस के शोध से। उन्होंने हेज फंड्स के अंदरूनी ढांचे का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है। डेटा से क्या पता चलता है? डेटा से साफ पता चलता है कि जो फंड लेवरेज लेकर निवेश करते हैं वे जोखिम को लेकर अत्यधिक सतर्क होते हैं। वे वैल्यू एट रिस्क यानी VAR और स्ट्रेस टेस्टिंग जैसे जटिल गणितीय मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वैल्यू एट रिस्क मॉडल वास्तव में ये मापता है कि किसी विशिष्ट समयावधि में एक निश्चित विश्वास स्तर के साथ फंड को अधिकतम कितना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा अध्ययन में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। कौन सी बात? जिन फंड्स में प्रबंधकों का अपना खुद का पैसा यानी प्रोप्राइटरी कैपिटल लगा होता है, वहां जोखिम प्रबंधन की एक बहुत सख्त व्यवस्था काम करती है। हाँ, मैंने पढ़ा कि वे एक समर्पित रिस्क ऑफिसर नियुक्त करते हैं। और मजे की बात यह है कि इस रिस्क ऑफिसर के पास ट्रेडिंग करने का कोई अधिकार नहीं होता। कोई भी सौदा करने की आजादी उसे नहीं दी जाती। ये अलगाव बहुत जरूरी है ताकि वो व्यक्ति पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। बिल्कुल। अगर वही व्यक्ति बाजार में दांव लगाएगा और वही जोखिम का आकलन करेगा, तो वो अपने ही गलत फैसलों को सही ठहराने की कोशिश कर सकता है। ट्रेडिंग अधिकार ना होने से रिस्क ऑफिसर सिर्फ ठंडे दिमाग से डेटा देखता है। वो ट्रेडर्स की स्क्रीन पर नजर रखता है और अगर कोई पोजीशन बहुत ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है तो उसे तुरंत रोक देता है। ये पूरा ढांचा सुनने में बहुत पुख्ता लगता है। लेकिन असली दुनिया के सबसे बड़े क्रैश में इन मॉडल्स ने कैसा प्रदर्शन किया? अकादमिक अध्ययन 2008 की महामंदी का भी विश्लेषण करता है। हाँ, सितंबर से नवंबर 2008 के बीच जब बाजार रोजाना नए निचले स्तर छू रहा था, तब ये देखा गया कि जिन हेज फंड्स ने जोखिम मापने वाले कम से कम एक फॉर्मल मॉडल का उपयोग किया था, उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। सिर्फ अक्टूबर 2008 के सबसे खराब महीने की बात करें तो मॉडल इस्तेमाल करने वाले फंड्स का रिटर्न दूसरों की तुलना में 6% बेहतर रहा। जब हजारों करोड़ का फंड हो तो गिरावट के समय 6% का बचाव एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। कम था। इसका सीधा मतलब है कि उनके रिस्क मॉडल्स ने उन्हें तूफान आने से पहले ही चेतावनी दे दी थी और उन्होंने अपनी पोजीशंस को समय रहते हेज कर लिया था। अब इन ऐतिहासिक और विदेशी बाजारों के उदाहरणों से निकलकर आज के भारतीय बाजार की बात करते हैं, जो कि इस चर्चा का सबसे प्रासंगिक हिस्सा है। बिल्कुल। वीडियो स्रोत फरवरी 2026 में भारतीय बाजार में आए बिल्कुल ताजा SIFs यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स नियमों की चर्चा करते हैं। ये बदलाव एक बहुत बड़े गैप को भर रहा है। भारतीय बाजार की पुरानी संरचना को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये बाजार दो बहुत ही अलग हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ सुरक्षित लेकिन लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड्स थे, जिनमें पैसा तभी बनता है जब बाजार ऊपर जाए। अगर बाजार में भारी गिरावट आ रही है तो मैनेजर ज्यादा से ज्यादा कुछ शेयर्स बेचकर कैश पकड़ सकता है, लेकिन शॉर्ट करके मुनाफा नहीं कमा सकता। और बाजार के दूसरे सिरे पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी PMS और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIF का इलीट हिस्सा था, जिनके फंड मैनेजर्स के पास बाजार को शॉर्ट करने की पूरी आजादी होती है। लेकिन समस्या थी इनकी एंट्री टिकट। PMS में कम से कम 50 लाख रुपए और AIF के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए थे। तो इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा खालीपन था। 10 से 20 लाख रुपए वाले निवेशक इस सुविधा से पूरी तरह वंचित थे। इसी खालीपन को भरने के लिए सेबी ने SIFs की शुरुआत की है, जिसे कई विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड 2.0 का नाम दे रहे हैं। SIFs की एंट्री टिकट सिर्फ 10 लाख रुपए रखी गई है, लेकिन वीडियो स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को हाईलाइट किया गया है। हाँ, जो इस पूरे ढांचे को एक हैक की तरह काम करने की छूट देता है। ये 10 लाख रुपए की न्यूनतम निवेश सीमा किसी एक विशेष स्कीम के लिए नहीं है, बल्कि फंड हाउस या AMC के स्तर पर है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी निवेशक के पास 10 लाख रुपए हैं, तो उसे ये पूरे 10 लाख किसी एक ही रिस्क की रणनीति में डालने की जरूरत नहीं है।
यही वो जगह है जहां निवेशक असली डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब वो 5 लाख रुपए उसी एएमसी के किसी लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड में लगा सकता है और बाकी 5 लाख किसी सुरक्षित हाइब्रिड फंड में डाल सकता है। इससे नियम का पालन भी हो जाता है और निवेश में एक बेहतरीन संतुलन भी आ जाता है। जोखिम को बांटने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और बहुत सिर्फ जोखिम बांटने पर ही खत्म नहीं होती है। सिफ्स को जो चीज गेम चेंजर बनाती है वो है टैक्स आर्बिट्राज। ये हिस्सा बहुत जरूरी है। भारत में जो पारंपरिक हेज फंड्स हैं, यानी कैटेगरी 3 एआईएफ, वे अक्सर कानूनी रूप से एक ट्रस्ट के तौर पर काम करते हैं। इस वजह से उन्हें फंड के स्तर पर ही अधिकतम सीमांत दर पर टैक्स देना पड़ता है, जो 42.7% तक जा सकता है। इस 42.7% टैक्स का सीधा सा मतलब है कि 100 रुपए के मुनाफे में से लगभग 43 रुपए तो सीधे टैक्स में चले गए। मुनाफा हाथ में आने से पहले ही कट गया। अब इसकी तुलना सिफ्स के करें। कानूनी तौर पर सिफ्स को म्यूचुअल फंड का ही दर्जा प्राप्त है। अगर कोई सिर्फ कम से कम 65% पैसा घरेलू इक्विटी में निवेश करता है, तो उस पर लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ 12.5% होता है। 42.7% बनाम 12.5%। ये सीधे सीधे लगभग 30% की टैक्स बचत है। उसी तरह की लॉन्ग शॉर्ट रणनीति, वही टूल किट, लेकिन टैक्स के मामले में एक बहुत बड़ा फायदा। और जब इस 30% की अतिरिक्त बचत को 10 या 20 सालों के कंपाउंडिंग के चश्मे से देखा जाए, तो ये पोर्टफोलियो में एक जादुई असर डालती है। आज के बाजार के संदर्भ में ये बहुत प्रासंगिक हो जाता है। जब निफ्टी का पीई रेशियो 22.5 के आसपास चल रहा हो और वैल्यूएशन बहुत अधिक हो, बाजार में गिरावट का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे समय में एक्स टॉप 100 फ्लो जैसी रणनीतियां काम आती हैं। ये रणनीति मानती है कि असली ग्रोथ टॉप 100 शेयरों के बाहर मिड और स्मॉल कैप में है, लेकिन स्मॉल कैप बाजार गिरने पर सबसे तेजी से टूटते हैं। ऐसे में सिफ के जरिए गिरावट के दौरान स्मॉल कैप को शॉर्ट करके पूरे पोर्टफोलियो को भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। इस विस्तृत विश्लेषण के सारे स्रोतों को एक साथ देखा जाए तो हेज फंड्स का ये सफर वाकई बहुत अद्भुत रहा है। सदियों पहले वाइकिंग्स के हमलों से बचने के लिए बनाई गई दीवार से शुरू हुआ विचार आज टैक्स बचाने और गिरावट में मुनाफा कमाने के एक बेहद परिष्कृत टूल में बदल चुका है। लंदन के कॉफी हाउसों से लेकर 2008 के क्रैश में मॉडल्स की सफलता तक इस इंडस्ट्री ने हमेशा अनिश्चितताओं के बीच रास्ता खोजना सिखाया है। इस जानकारी का मुख्य उद्देश्य यही है कि वित्तीय दुनिया के इन जटिल उपकरणों की शक्ति को सही तरीके से समझा जाए। और 2026 के ये नए सिफ्स नियम ये साबित करते हैं कि अब रिस्क मैनेजमेंट के वे टूल्स सिर्फ अरबपतियों की जागीर नहीं रह गए हैं। ये एक नया दरवाजा है जो बाजार के उस हिस्से को भी गिरावट में मुनाफा कमाने का मौका दे रहा है जो अब तक सिर्फ बाजार के भरोसे बैठा रहता था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इन सभी तथ्यों के बीच एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जो निवेश के भविष्य की पूरी दिशा तय कर सकता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। कौन सा सवाल? हेज फंड्स का पूरा वजूद ही इस बात पर टिका है कि वो आम भीड़ से अलग काम करते हैं और बाजार की कमियों का फायदा उठाते हैं। जब पूरी दुनिया खरीद रही होती है तो वो कमियां खोज के शॉर्ट कर रहे होते हैं। सही बात है। तो जरा सोचिए, अगर सेबी के इस नए सिफ्स नियम के जरिए आने वाले कल में हर आम निवेशक बाजार में शॉर्टिंग और हेजिंग करने लगे तो बाजार का ढांचा कैसा होगा? ये तो बहुत ही गहरी बात है। अगर हर कोई बाजार के गिरने पर मुनाफा कमाने की रणनीति अपना लेगा तो क्या शेयर बाजार में क्रैश नाम की कोई चीज बचेगी? या फिर जब पूरी दुनिया ही बाजार के गिरने पर एक साथ दांव लगा रही होगी तो जोखिम का ये खेल हमेशा के लिए एक ऐसा नया रूप ले लेगा जिसकी कल्पना किसी गणितीय मॉडल ने भी नहीं की होगी? ये सवाल वाकई बाजार के भविष्य पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल, और इसी विचार के साथ आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। वित्तीय बाजार का रोमांच वाकई कभी खत्म नहीं होता।